My name is Rishabh Arora and I will be taking your sociology classes for CUET UG. Now class, सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स को यही डाउट आता है कि जब हम CUET के लिए सोशोलॉजी अगर हम डोमेन लेते हैं तो हमें यहाँ पर किस तरीके से प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर करनी होती है। बच्चों को समझ नहीं आता कि अगर हम सोशोलॉजी ले रहे हैं अगर अपने डोमेन सब्जेक्ट में, तो उस सोशोलॉजी के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या हमारी यहाँ पर अप्रोच होनी चाहिए उसी को यहाँ पर फॉलो करने के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर नंबर को स्कोर कर पाएँ। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम ऋषभ है और मैंने सोशोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करी है एंड करंटली आई एम परसुइंग PhD एज वेल इन सोशोलॉजी ओनली। तो जितनी भी आपकी प्रिपरेशन रहेगी सोशोलॉजी के लिए CUET के UG के लिए, वो मैं ही आप लोगों को करवाऊंगा। साथ ही में कुछ समय बाद हम वन शॉट क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेंगे, जहां पर मैं एक चैप्टर जो है वो आपको आधे घंटे या 40 मिनट में जो है वो यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं सोशोलॉजी में वो मैं बहुत ही ब्रीफ लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगा कि अगर आप कभी भी कोई क्वेश्चन अप्लाइड नेचर में भी आता है तो आप उसको यहाँ पर सॉल्व कर पाएँ, राइट। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको टेंशन या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर हूँ। और अगर आपके कोई भी डाउट हैं या कोई भी आपके कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे आप बता सकते हो कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। दो हम यहाँ पर चलेंगे बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल मैनर में ही, जो भी हमारा सिलेबस है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। अगर मैं सोशोलॉजी के बारे में बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो टोटल 10 यूनिट हैं, जैसे आप देख रहे हो यूनिट 1 2 3 4 5, और उसके बाद है हमारी 6 7 8 9 10। ये 10 यूनिट्स हैं जो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से करनी है। तो बच्चों, इन 10 यूनिट्स को हम वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे क्रोनोलॉजिकल मैनर में, यानी कि हम चैप्टर 1 2 3 ऐसे 1 2 3 करके जो है वो हम इन सब चीज़ों को पूरा करेंगे। आपको यहाँ पर और चीज़ें क्या समझनी है कि जब भी हम कोई वीडियो को डालें तो आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार देखें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। सिमिलरली जैसे ही हमारी वन शॉट की वीडियोस धीरे धीरे यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट होंगी, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है कि किस तरीके से हम अपने लेक्चर को और बेहतर बना सकते हैं या कौन सा पॉइंट जो है वो आपको समझ नहीं आया। तो कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक चाहिए कि हम किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं। और या ऐसा कभी कभार हो सकता है कि मैंने अपनी तरफ से कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, बार बार देखने के बाद नहीं समझ आ रहा, तो वो पॉइंट आप हमें फिर से बता सकते हैं। हम उसके ऊपर फिर से जो है वो एक वीडियो और बनाएंगे अगर हमारी तरफ से कोई चीज़ डेफिशिएंसी में रह जाती है तो। नाउ तो दीज आर दी 10 यूनिट। सबसे पहली यूनिट देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, कॉलोनियलिज्म क्या है, इन दोनों के बीच में कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म में क्या फ़र्क है, क्लास और कम्युनिटी क्या होता है, इंडिया का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, रूरल और अर्बन इंडिया में क्या लिंकेजेस हैं और क्या डिविजन्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे रूरल इंडिया को भारत बोला जाता है, अर्बन एरिया को इंडिया बोला जाता है। तो वो है फैमिली और किनशिप, रिश्तेदारी क्या होती है, क्या आपके फैमिलियल कंसैंग्यूनल ये सब एफिनल रिलेशंस को हम पढ़ेंगे। फिर इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो कैसे ट्राइबल सोसाइटी से डिफरेंट है, ट्राइबल सोसाइटी की वर्किंग कैसे होती है। देन मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। फिर हम सोशल इनइक्वालिटी में देखेंगे कि इंडिया में SC ST कास्ट प्रेजुडिस कितना है, लोग किस तरीके से पानी भी जो है वो दूसरों का झूठा नहीं पीते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ का मार्जिनलाइजेशन, किस तरीके से वो देश के कोने में है बिल्कुल, और किस तरीके से आपको नज़र आएगा कि वो बाकी एस्पेक्ट्स में भी कोने में है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो उनके हेल्थ इंडिकेटर्स हो, तो आपको नज़र आता है कि वो भी सारी चीज़ें में भी वो मार्जिनलाइज हैं। देन इंडिया में जो वुमेन है एज कम्पेयर टू मेन, वो कितना ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, कितने कम राइट्स उनको मिलते हैं, क्या पेट्रियार्की एक सोशल इंस्टीट्यूशन आज भी हमारी सोसाइटी में ज़िंदा है। हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है। देन केयरिंग फॉर डिफरेंटली एबल्ड, या जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो सिख्स हो, चाहे वो जैन हो, या पारसी हो, या और कोई भी माइनॉरिटी हो, या फिर वो डिफरेंटली एबल्ड हो, ये सब मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं क्लास, राइट। चाहे वुमेन हो तो वो भी मार्जिनलाइज्ड हैं, चाहे वो सीनियर एज्ड हो या ओल्ड हो वो भी मार्जिनलाइज्ड है, चाहे वो मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी हो, या फिर वो वुमेन हो इन जनरल, तो वो
मार्जिनलाइज कम्युनिटी में ही आएगा। देन चैलेंजेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमारी कंट्री में आपको पता है कि एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, बल्कि 4 से 6 मेजर रिलीजन्स हैं वर्ल्ड के, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, ज़ोरास्ट्रियनिज्म हो या और कोई रिलीजन हो। तो उस यूनिटी में डाइवर्सिटी, यानी कि जो यूनिटी है डाइवर्सिटी के अंदर है। ये तो जवाहरलाल नेहरू की फेमस कोट है, क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस की में लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू कॉइन्ड दिस वर्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपको समझना क्या है कि हमारी कंट्री में जितने ज़्यादा रिलीजन हैं, अब सबके रिलीजन, थॉट, बिलीफ, आइडियाज़ एक दूसरे से काउंटर होते हैं कहीं ना कहीं पर। किसी को कोई चीज़ पसंद है तो किसी को कोई और चीज़। तो जब इन सब चीज़ों के बीच में टकराव होता है तो होता है कम्युनलिज्म। एक इंडिविजुअल अपने रिलीजन को दूसरे रिलीजन से ऊपर बताता है, उससे होता है क्लैश ऑफ आइडियाज़, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, एंड देन उसके बाद होता है कम्युनलिज्म। रीजनलिज्म का मतलब होता है जहां पर एक रीजन को आप ज़्यादा, एक कंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रवाद। फिर कास्टिज्म, ब्राह्मणिज्म है, ये कि एक कम्युनिटी जो है वो अपने आप को ऊपर दिखाती है कि हम सुपीरियर हैं। देन पेट्रियार्की, स्टेट का क्या रोल है और हम क्या यहाँ पर शेयर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से जो लोअर कास्ट हैं वो अब अपर कास्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन, पहले से ब्राह्मणाइजेशन भी बोला जाता था। देन हम देखेंगे कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी हमारी सोसाइटी में चेंज लेकर आया, कैसे लोग बावजूद इसके कि वो छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के होने की वजह से वो अब अपना इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव कर पा रहे हैं, जिससे उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट जो है वो इंक्रीज और इम्प्रूव हो गई है। देन इंडिया में जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और उससे रिगार्डिंग लॉज को लेकर आया गया, वो भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से राजा राम मोहन रॉय ने सती के बारे में बात करी, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वुमेन्स के बारे में बात करी, या पावर्टी और इनइक्वालिटी के बारे में बात करी। नाउ सोशल चेंज और पॉलिटी, यानी कि हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से चेंज ला रहे हैं। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट, या कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 जो कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 जो कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है, या 73rd और 74th अमेंडमेंट जो डेमोक्रेटाइजेशन या डीकॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यूनिट 7 में सोशल चेंज एंड इकोनॉमी, तो इसमें आपको समझना ये है कि किस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स ने इक्वालिटी नहीं, रादर इक्विटी एंश्योर करी। इक्विटी, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दोज टू टर्म्स, तो हम इन क्लास में भी इसमें भी डिस्कस करेंगे। देन फ्रॉम प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन टू लिबरलाइजेशन, तो इंडिया में 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आए। इस एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद हमें नज़र आया कि क्या चेंजेस इससे हमें नज़र आ रहे हैं। देन मीडिया और ग्लोबलाइजेशन हमारी सोसाइटी में कैसे चेंज लेकर आ रहे हैं। देन इंडिया में क्या कास्ट बेस्ड मूवमेंट, क्लास बेस्ड मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट और एनवायरनमेंट मूवमेंट हुए, राइट। तो जैसे कि हम पढ़ेंगे ब्लैक पैंथर मूवमेंट के बारे में, 1970s में आया था ब्लैक पैंथर मूवमेंट। देन ट्राइबल मूवमेंट के बारे में, वुमेन मूवमेंट के बारे में, या सुंदरलाल बहुगुणा ने जो चिपको आंदोलन मूवमेंट स्टार्ट करा था, राइट, या नर्मदा बचाने के लिए एक वुमेन ने मूवमेंट को स्टार्ट करा था। तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नाउ ये तो हो गया हमारे सिलेबस की बात। अब आगे बात आती है बच्चों की आगे कैसे करना है। तो रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज में आपको क्या करना है, 12th क्लास जो सीबीएसई सोशियोलॉजी बुक्स हैं वो आई बिलीव कि सफिशेंट है, लेकिन मुझे अगर लगता है कि अगर आपको एक एक्स्ट्रा एज में प्रिपरेशन करनी है कि यार मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करना, तो आप जो हैं जो अड्डा में सीयूईटी क्लासेस बाय ऋषभ अरोड़ा होगी, यानी कि मेरे द्वारा जो भी क्लासेस करवाई जाएंगी आप उन सारी क्लासेस को देखें। तो सबसे पहले हम 12th की सीबीएसई सोशियोलॉजी को पूरा करेंगे, बुक बाय बुक, चैप्टर बाय चैप्टर, उनमें हम वन शॉट लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जिससे कि आपके सारे डाउट्स पूरे हो जाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन है वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। सेकेंडली, अगर कोई एक्स्ट्रा एज आपको चाहिए तो वो भी आप उसी क्लासेस में देख सकते हो, क्योंकि जो हमारी क्लासेस हैं वो बियॉन्ड क्लास 12th जाएंगी। तो जो हमारा
PYQs है, हम उसको भी बीच में एनालाइज करेंगे। सपोज जैसे कि हम यहाँ पर कास्ट और कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है और इससे क्या क्वेश्चन पहले आ चुका है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आई बिलीव, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो आपके लिए कोर्स होने वाला है, विच विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल इटसेल्फ। देन और क्या है, सैंपल पेपर सीरीज बाय ऋषभ अरोड़ा। तो यानी कि जैसे ही हमारा यहाँ पर ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चों उसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए सैंपल पेपर सीरीज, यानी कि जिसमें मैं आप लोगों के साथ में कॉन्सेप्ट तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा सवाल। वो सवाल आप तभी करेंगे जब आप ये वाली सीरीज पहले ही देख चुके होंगे। तो राइट, आपका यहां पर समझना क्या है कि ये क्रोनोलॉजिकल मैनर में ही चलना है। पहले आपको 12th क्लास की CBSE अपने पास रखनी है, फिर उसके बाद जो भी हमारी क्लासेस हैं उनको रिपीटेड मैनर में देखना है, अपना फीडबैक देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सैंपल पेपर सीरीज को करना है। और अगर आप यही सिर्फ 3 स्टेप कर लेते हो तो आपको पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने से, सही सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी आई कैन गिव यू अ गारंटी, अ रिटन गारंटी। राइट नाउ आगे आपको सबसे पहले और क्या चीजें समझनी है कि जब भी हम पेपर के बारे में बात करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग से उमंग, अलग से जोश जाग जाता है, लेकिन ये सिर्फ जोश और जो उमंग है ना वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इसको हमेशा बना के रखना है। तो कभी ऐसा मत करना कि आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है पढ़ लिया, मंडे को पढ़ लिया, लेकिन ट्यूसडे को जो है वो फिर 1 आवर हो जाएगा, वेडनेसडे को वो निल है, थर्सडे को फिर वो आधा 30 मिनट हो गया, फ्राइडे को फिर वो निल हो गया, सैटरडे को चलो फिर 1 घंटा पढ़ लिया, संडे को फिर 2 घंटा पढ़ लिया। क्या यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है कि यार मुझे रोज का 3 घंटा पढ़ना है या रोज का 2 घंटा पढ़ना है। धीरे धीरे इस एजुकेशन के आवर्स को हमें बढ़ाना भी है। अगर आप एक हफ्ता भी पहले 2 घंटा पढ़ रहे हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद अगले हफ्ते आप 3 घंटे पढ़ने की कोशिश करो, फिर 4 घंटे की कोशिश करो, बस इससे ऊपर जाना भी नहीं है। इतना पढ़ लोगे तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। बट ये है कि 4 घंटे जब हो तो यहाँ पर आपका वाईफाई और आपका मोबाइल फ़ोन या टैबलेट या आपका कंप्यूटर, PC, लैपटॉप, ये सब आपके पास नहीं होने चाहिए। अगर ये होंगे आपके पास तो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, तो फिर आपके ये जो 4 घंटे हैं, ये 4 घंटे जो हैं ये आप ये मान के चलो कि ये सिर्फ उतना ही काम करेंगे जितना एक सीरियस बच्चे की 1 घंटे की पढ़ाई होती है। तो इसलिए अगर आपको 4 घंटे पढ़ना है तो मतलब ये ना आपका वाईफाई, मोबाइल, लैपटॉप कुछ नहीं पढ़ना, मतलब अगर पढ़ना है तो। हाँ, अगर आप क्लास को देख रहे हो तो सिर्फ क्लास ही देखो, क्लास को डाउनलोड कर लो, क्लास को लाइव देख लो, जिस तरीके से आपको देखना है उतना करो, और जो भी डाउट्स हैं उनको पूछो। एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर ने ये बोला था कि डाउट्स उसी के पास होते हैं जो पढ़ता है, जिसने पढ़ा ही नहीं उसके मन में तो कोई सवाल आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं। मन में डाउट किसके आएगा? जिसने कुछ पढ़ा, जिसने कुछ सोचा, जिसने कुछ समझा, जिसने कुछ प्रोसेस करा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी लेक्चर्स होंगे सारे आप उनको देखें, उनको पढ़ने की कोशिश करें, उनसे नोट्स बनाएं अगर आप चाहें तो, और अगर अपना फीडबैक दें तो वो सबसे अच्छा होगा, जिससे कि हम भी यहाँ पर अपनी क्लासेस को इम्प्रूव कर पाएंगे। लेकिन दूसरी चीज़, कंसिस्टेंसी के अलावा एक और चीज़ है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ पर टाइम भी जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज करना है कि भाई अगर मैं रोज के 4 घंटे पढ़ रहा हूँ तो इस 4 घंटे में मैं सोशियोलॉजी कितनी पढ़ रहा हूँ कि मेरा सोशियोलॉजी का जो पेपर है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो वो हर बच्चे के ऊपर मैटर करता है, डिपेंड करता है कि किसकी कितनी कॉग्निटिव एबिलिटी है। लेकिन किसी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को कम ज़रूरत होती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। किसी को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है तो किसी को कम, लेकिन संघर्ष तो सबको करना है। भगवान श्री राम ने भी करा था और बाकी सारे ऋषियों ने भी करा था। जैसे अगर हम बात करते हैं कि किसी को अपनी ज़िंदगी में पर्पस जानना होता है, तो अगर अब देखा जाए तो जो लॉर्ड महावीर थे, राइट, जैनिज़्म
में, या फिर जो गौतम बुद्ध थे, इन दोनों ने स्ट्रगल करा है, राइट। इन दोनों ने सच की तलाश करी है। लेकिन कि लॉर्ड महावीर जो हैं, वर्धमान महावीर जैनिज्म में, उन्होंने 12-13 साल करा है। लेकिन जो गौतम बुद्ध है उन्होंने 6 से 7 साल करा है। हर किसी का अलग होता है स्ट्रगल, लेकिन स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट में अगर आपकी 4 घंटे में नहीं हो रही है तो आप 6 घंटे कर लो। 4 घंटे में 4 घंटे की जगह 3 घंटे में हो रहा है तो वो कर लो, लेकिन करना जरूर है। और करना किसके साथ में है? करना आप लोगों के साथ है बच्चों, इसके साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में। यानी कि अगर आप मंडे को पढ़ रहे हो 3 घंटा, तो ट्यूसडे को भी आप 2 से 3 घंटा पढ़ो, वेडनेसडे को भी आप 3 घंटा पढ़ो, थर्सडे को 2 घंटे पढ़ लो, फ्राइडे को 2 घंटे पढ़ लो, सैटरडे को 3 घंटे पढ़ लो, संडे को ऑफ ले लो चाहे, लेकिन पढ़ो जरूर। जितने भी 6 दिन हैं, 6 दिन में आप ये मान के चलो कि आपको एवरेज बेसिस पे 18 घंटे पढ़ना ही है पूरे 6 दिन के अंदर, मतलब 3 घंटे एवरेज बेसिस पे पढ़ना ही है। देन मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके चांसेस जो हैं वो पेपर क्लियर करने के बढ़े होंगे। जब मैं 3 घंटे बोल रहा हूँ ना, तो आप ऑलरेडी इस 3 का 5 कर दोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप मोबाइल और लैपटॉप नहीं छुओगे। अगर आप बिना मोबाइल और लैपटॉप के पढ़ोगे तो 3 घंटे 5 घंटे के बराबर है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, राइट। दूसरों की गलती से भी कुछ सीख लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इस दुनिया में समझदार लोग, क्योंकि उसको पता है कि अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। दूसरों की गलतियों से हमेशा सीख लिया करते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में गलती यही करी कि मैं 12th क्लास में 5 घंटे पढ़ता था, क्योंकि मैं मोबाइल रखता था अपने पास। तो मेरे 95% आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप मेरे साथ में थे। अगर आपके साथ में मोबाइल और लैपटॉप नहीं है तो आप ये समझो कि आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। लोगों को ये लगता है कि मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू आपकी पढ़ाई एनरिच हो जाएगी, ये गलत है, ऐसा नहीं है, राइट। क्योंकि एक तरफ आपकी YouTube पे एजुकेशनल वीडियो चल रही है, दूसरी तरफ शकीरा का गाना चल रहा है, या तीसरी तरफ कोई म्यूजिक वीडियो चल रहा है, तो ये सब बेकार हो जाता है, राइट। उससे कंटेमिनेट हो जाता है, पता ही नहीं चल रहा, ना गाना समझ आ रहा है, ना शकीरा समझ आ रही है, ना ऋषभ अरोड़ा की क्लास समझ आ रही है। अगर वीडियो देखनी है तो वीडियो देखो, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो। एक दिन में 24 घंटे में 1 आवर निकालो, जिसे मैं बोलता हूँ जंक कार। इस जंक कार में सारे कचरे वाला काम कर दो, कि इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख लिया, फेसबुक देख लिया। इस जंक कार में निकलो कि मुझे जितना भी अपना टाइम वेस्ट करना है, रील्स को स्क्रॉल करना है, यूट्यूब के शॉर्ट देखने हैं, वो इस जंक कार में करो। वो कितने बजे भी हो सकता है। अगर इसे लेटर करोगे यार, रात के 10 बजे के बाद, तो सबसे बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वैसे भी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो चुकी होती है। और पढ़ाई का टाइम जो होता है वो सुबह होता है 5 बजे या 4 बजे। इस समय पे सबसे बेस्ट आपका फोकस और कंसंट्रेशन होता है। रादर हिंदू माइथोलॉजी में तो इसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं। तो इस समय पे करोगे तो ये तो बेस्ट है पढ़ाई का वक्त। अगर आप सुबह 5 से 8 पढ़ लो तो बेस्ट है। पूरे दिन में आप, पूरे दिन का काम हो गया ये समझो। अब आप पूरे दिन में आप जो मर्जी करो, रिवीजन करो, जो चीज़ नहीं समझ आ रही है वो 5 बजे कर लो, सुबह वो समझ आ जाएगी ऑटोमेटिकली, आई कैन गारंटी, राइट। अगर नहीं भी आती तो कमेंट सेक्शन में बता दो, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। होमवर्क आपका ये है कि जो क्लास 12 की ये बुक्स जो हैं ये और ये, इनको आपको पढ़ना है। नहीं पढ़ में समझ आ रहा, लेकिन पढ़ना तो है ही। नहीं समझ आ रहा तो हमारी वीडियोस हेल्प करेंगे, लेकिन पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, एटलीस्ट रीड तो करना है। इन दोनों से जो कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं और जो कन्वर्ज होते हैं, वो मेरी ड्यूटी है कि इसको हमें कैसे कन्वर्ज करना है। अगर कोई सवाल आता है तो वो मैं देखूंगा, राइट। आपको ये दोनों बुक्स को पढ़ना है अच्छी तरीके से। एक बार पढ़ो, एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो इनका इंग्लिश या हिंदी में पीडीएफ, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। आई विल बी टीचिंग इन इंग्लिश और हिंदी का मिक्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, प्योर हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लेट अस नो दैट